नमस्कार, मैं ट्यूटर त्रिजमान। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और मैं कोशिश करूँगा आपसे आपको वीडियो जो है जल्दी जल्दी मिलती रहे, अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो मिलती रहे। तो आज मैं आपको उर्दू के कुछ सामान्य शब्दों के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने उर्दू वोकैब्स। तो आज हम कुछ उर्दू वोकैबलरीज सीखने वाले हैं, कुछ उर्दू के साधारण शब्द सीखने वाले हैं जो हम यूज़ तो करते हैं, बोलने में भी, शायरी वगैरह में, गीतों में हम हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है, लेकिन हम उनके मीनिंग से, उनके अर्थ से वाकिफ़ नहीं हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और इसके बाद में जो भी है, इनके जो उदाहरण हैं, और अगर मुझे याद आते जाएंगे इनके उदाहरण, तो मैं इनके उदाहरण चाहे वाक्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से, शायरी के माध्यम से मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहला वर्ड है वह है गर्दिश। और गर्दिश काफ़ी पुराना वर्ड है, आपने काफ़ी पहले सुन रखा होगा गर्दिश। ठीक है, ये साधारण सा ही वर्ड है। तो इसका मतलब होता है फेर, चक्कर। कहते हैं ना, किस्मत का कैसा फेर चला है यार, ये किस चक्कर में आ फंसा हूँ मैं, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है, कैसी विपत्ति में हूँ मैं, ये कैसी बदनसीबी चल रही है। तो ये सारे गर्दिश के मीनिंग है। ठीक है, इन सब के अल्टरनेटिव में हम गर्दिश को यूज़ कर सकते हैं, इस उर्दू वर्ड को। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कफस। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा रेयर वर्ड के गिनती में आ जाता है। कफस की तीलियां रंगीन क्यों हैं, यहाँ पर दिल निचोड़ा है किसी ने। ये एक सॉन्ग है, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। तो इसमें एक अंतरा है, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पे दिल निचोड़ा है किसी ने। तो ये कफस का मतलब होता है शरीर, शरीर कह लीजिए, या फिर जो शरीर का अस्थि पंजर वाला भाग होता है ना, अस्थि पंजर वाला पार्ट होता है जो, वो। ठीक है, अस्थि वाला पार्ट होता है या शरीर, दोनों का मीनिंग हम कफस के रूप में ले लेते हैं। तो कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा लाइन और समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग, कफस की तीलियां यानी कि शरीर की जो तीलियां हैं, तीलियां मतलब अस्थि पंजर की बात हो रही है, तीली जैसी है। ठीक है, एक शायराना अंदाज में कहें तो तीली जैसी दिखती है। तो शरीर के जो अस्थियां हैं, मतलब कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, रंगीन का मतलब यहाँ पर लाल रंग। ठीक है, मतलब खून से भरी हुई क्यों है। तो कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पर दिल निचोड़ा है किसी ने। अब देखिए कितनी गहरी बात है कि यहाँ पे किसी ने अपना दिल निचोड़ा है, और उस दिल से जो खून टपका है, वो जो खून टपका है उससे जो है क्या हो रहा है, कफस की तीलियां लालम लाल हो गई हैं। तो कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पे दिल निचोड़ा है किसी ने। तो कफस मतलब शरीर या फिर शरीर का अस्थि पंजर। इसके बाद में देख लीजिए पोशीदा। आपने श्रीवल्ली वाले सॉन्ग में सुना होगा, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है, ये देखिए गर्विदा वर्ड भी यहाँ पे है। गर्विदा भी कहते हैं, गिरविदा भी कहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे पोशीदा भी कहा जाता है, कुछ लोग पुशीदा भी कहते हैं। तो पुशीदा या पोशीदा एक ही बात है। इसी तरह गिरविदा या फिर गर्विदा एक ही बात है। तो फिलहाल हम पोशीदा की बात कर रहे हैं। तो पोशीदा मतलब मैंने क्या बोला कि गुप्त, अदृश्य, या फिर जो दिखता ना हो। यानी कि आप गुप्त, सीक्रेट कह सकते हैं, इनविजिबल, है ना, अदृश्य, जो दिखे नहीं वही है इनविजिबल, या फिर आप सीक्रेट कह लीजिए। ठीक है, या हिडन भी कह सकते हैं, अदृश्य तो हिडन भी कहा जा सकता है, जो दिखता ना हो, सामान्य आंखों से जो आप साधारण नजरों से दिखे ना, वो पोशीदा। ठीक है, तो रब जो पोशीदा है। अब देखिए, रब, ईश्वर को देखने के लिए तो साधारण नजरों से आप नहीं देख सकते हैं। तो रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, मतलब जो दिखने से रहा, आप उसको तो निहारने में लगे हो। और जो गर्विदा है, गर्विदा मतलब जो आपसे प्रेम करने वाला है, आपका प्रेमी है, जो आपका आशिक है, आशिक भी कहा जाता है गर्विदा को, आपके प्रति आसक्त है। फरेबता एक वर्ड है, फरेबता भी आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल में इसको अगर नहीं आप याद रख सकते हैं तो इधर देख लीजिए, आसक्त कह सकते हैं आप, प्रेम करने वाला, आपसे प्रेम करने वाला, वो भी गर्विदा। आशिक भी गर्विदा कहा जाता है, आसक्त मतलब भी गर्विदा। ठीक है, तो लाइन क्या थी कि रब जो पोशीदा है, यानी कि ईश्वर जो पोशीदा है, जो दिखने से रहा, उसको आप निहार रहे हो। और जो गर्विदा है, मतलब और जो सामने है आपके, आपके प्रति आसक्त है, आपको प्रेम करने वाला है, आपका आशिक है, उसको टाले तू। और जो गर्विदा है उसको टाले तू, जो गर्विदा है उसको आप टाल रहे हो, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। और जो दिख नहीं रहा है उसको आप निहारने में लगे हो। ठीक है, तो ये मीनिंग है, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। ठीक है, तो गर्विदा का आप जो मीनिंग है वो अब समझ गए होंगे कि गर्विदा मतलब क्या है। ठीक है, इसके बाद में गेसु। गेसु यहाँ पे मैं भूल गया था। तो गेसु
भी जुल्फ या लंबे बाल कह लीजिए जो सिर के दोनों ओर हों। गेसु आपने पहले से सुन रखा होगा। एक शायरी मुझे याद आ रही है। मेरा चेहरा मेरी जुल्फ हाँ, मेरा चेहरा मेरी जुल्फें मेरे गेसु तुम हो, ऐसा करके कुछ है। ठीक। तो जुल्फ मतलब गेसु, लंबे बाल कह लीजिए। अब लंबे बाल कैसे? जो लट वाले लंबे बाल है, जो सिर के दोनों ओर हो, मतलब जो लट वाले लंबे बाल हैं। किसी भी तरह की जुल्फ को, छोटे जुल्फ को, मतलब छोटे बालों को आप गेसो नहीं कह सकते हैं। ठीक है। जुल्फ होने चाहिए, केश होने चाहिए, लंबे केश होने चाहिए जो सिर के दोनों ओर होते हैं। ठीक है। तो कह लीजिए कि जेंट्स के तो नहीं होते हैं ऐसे, लेडीज़ के होते हैं। तो इसीलिए उनको गेसु कहा जाता है, मतलब उनके बालों को, उनकी जुल्फों को गेसु हम कहते हैं, एक शायराना अंदाज में। तो गेसु मतलब आप समझ गए। इसके बाद में चलते हैं नामी गिरामी। यहाँ देखिए पांचों को मैंने क्लियर कर दिया। गर्दिश, कफस, पोशीदा, गेसु और गर्विदा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे याद आया, आसक्त जो है, ठीक है, आसक्त आप कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आसक्त, जिन लोगों को याद रखने में परेशानी होती है कि आसक्त का मतलब क्या है। आसक्त मतलब होता है जो आप पर पूरा मतलब न्यौछावर है, मतलब आपके प्रति एकदम आसक्त है, आप पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, सब कुछ समर्पण करने को तैयार है। ठीक है। आप पर सब कुछ लुटाने को तैयार है, सीधी सी बात है। तो आस सख्त, जो आपकी आस लगाए बैठा है, और कैसे सख्ती से आस लगाए बैठा है, मतलब वो आपके लिए किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ठीक है। तो वो है आसक्त। ठीक। मतलब सब कुछ लुटाने को तैयार बैठा है वो, आप बस हाँ तो करो। तो आस सख्त, जो आपकी आस लगाए बैठा है, जो आपकी होप, उम्मीद लगाए बैठा है, और वो भी कैसी, सख्त उम्मीद लगाए बैठा है। ठीक है। तो आस सख्त, आसक्त, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है नामी गिरामी। ये नाना नानी की, दादा दादी की कहानियों में, या फिर किसी कह सकते हैं कि पत्रिका वगैरह, जो भी कहानी में आपने ज़्यादा सुना होगा कि एक नगर में, एक गांव में एक नामी गिरामी सेठ हुआ करते थे, एक नामी गिरामी साहूकार हुआ करते थे। तो नामी गिरामी का मतलब होता है प्रसिद्ध और माननीय। तो देखिए दोनों कैटेगरीज फॉल करनी चाहिए, दोनों कैटेगरी में, सॉरी, ये जो दो गुण हैं, दो गुणों को फॉल करना चाहिए उस कैटेगरी का इंसान नामी गिरामी कहा जाएगा। जैसे कि कोई व्यापारी, तो नामी गिरामी व्यापारी, अब कैसा, वो प्रसिद्ध है, मतलब उसे सब जानते हैं। ठीक है। अपनी काम की वजह से जाना जाता है, तो अब अपने काम की वजह से, अपने कला की वजह से प्रसिद्ध है। ठीक है। और माननीय मतलब उसे सब लोग मानते भी हैं। मानते भी है मतलब क्या, पूजनीय कह सकते हैं। ठीक है। माननीय मतलब उसे घृणा करने वाले कम हैं, उसे आदर सत्कार करने वाले, उसे प्यार करने वाले ज़्यादा हैं। तो वो माननीय, जिसकी गुडविल बनी हुई है समाज में। ठीक है। उसे कहा जाएगा नामी गिरामी। ओके। इसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट है अजीज़। तो अजीज़ मतलब, अजीज़ आपने काफ़ी कॉमन है, आपने सुना ही होगा। इसका मतलब होता है प्रिय, दिल पसंद कह सकते हैं, जो दिल को पसंद है वो अजीज़। ठीक है। मेरे अजीज़ दोस्त कहते हैं, तो अजीज़ दोस्त का मतलब दिल को पसंद, बेस्ट फ्रेंड। तो दिल पसंद कह सकते हैं, प्रिय कह सकते हैं। अब ये सिर्फ फ्रेंड पे ही लागू नहीं होता है, रिश्तेदार भी, जो आपके प्रिय रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों में भी तो हर तरह के रिश्तेदार होते हैं, कुछ प्रिय होते हैं, कुछ अप्रिय भी होते हैं। तो जो प्रिय वाले रिश्तेदार हैं उनको आप अजीज़ बोल सकते हैं। संबंधी, अजीज़। ठीक है। संबंधी मतलब वही रिश्तेदार में आ गए, तो सगे संबंधी भी या रिश्तेदार भी जो प्रिय हैं, आप उन्हें अजीज़ कह सकते हैं। इसके बाद में है बाशिंदा। तो बाशिंदा मतलब वास करने वाला, वहाँ पर रहने वाला, निवासी। इंग्लिश में कहते हैं इनहेबिटेंट। ठीक है। इंग्लिश में इनहेबिटेंट कहा जाता है, मतलब निवासी, निवास करने वाला निवासी। और उर्दू में हम कहते हैं बाशिंदा। बाशिंदा, हालांकि बंगाली में भी बाशिंदा बोलते हैं, उर्दू में भी बाशिंदा बोलते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आप देखेंगे कि बंगाली में भी कहा जाता है, उर्दू में भी कहा जाता है। तो बाशिंदा बंगाली उर्दू दोनों में कहा जाता है सेम ही, बाशिंदा। और इसका मतलब होता है निवासी, इंग्लिश में इनहेबिटेंट, याद रखिएगा। इसके बाद में आते हैं कज़ा। आए है, बहुत प्यारा वर्ड है, लेकिन बहुत रेयर वर्ड है, बहुत ही कम सुनने को आपको मिला होगा। जो शायरी के शौकीन है वही समझते होंगे थोड़ा बहुत कि कज़ा का मतलब क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कज़ा का मतलब होता है मौत, डेथ। ये इसका प्राइमरी मीनिंग है, मौत, और सेकेंडरी मीनिंग किस्मत है। फिलहाल हम मौत को लेकर चलते हैं, मतलब इस मीनिंग के ऊपर चलते हैं। तो जैसे मुझे एक शायरी याद आ रही है, नज़र ऊंची की तो दुआ बन गई, नज़र नीची की तो हया बन गई। हया मतलब शर्म। ठीक है। नज़र तिरछी की तो अदा बन गई, और नज़र फेर ली तो कज़ा बन गई। ठीक है। ये शेर है।
तो इसका मतलब होता है मौत, मतलब नज़र फेर लोगे आप हमसे तो वो हमारे लिए मौत की तरह है, तो आप हमसे नज़र मत फेरो यार, ठीक है। नज़र तिरछी की, मतलब उन्होंने नज़र तिरछी की तो अदा बन गई, अय है क्या बात ही, मतलब क्या है। और नज़र फेर ली तो मतलब दिल पे छुरियाँ चल गई, चाकू चल गया यार, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। नज़र हमारे पे ही बनाए रखो, ठीक है। तो नज़र फेर ली तो कज़ा बन गई, मतलब हमारे लिए मौत जैसी दुखदाई हो गई, ठीक। इसके बाद चलते हैं इल्तजा। तो इल्तजा मतलब होता है प्रार्थना, निवेदन या फिर विनती। प्रार्थना, निवेदन, विनती, इल्तजा। इसी को इल्तिजा भी बोला जाता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दो दो आपको तरह के वर्ड मिलेंगे, मतलब दो दो तरह के प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे। देखिए, गिरविदा, गर्विदा, पोशीदा, पुशीदा, पुशीदा भी कहा जाता है, पोशीदा भी कहा जाता है, गिरविदा भी कहा जाता है, गर्विदा भी कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर इल्तजा है और यहाँ पर इल्तिजा भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल मीनिंग, मतलब ट्रेडिशनल जो फॉर्म है इसका लिखने का, ट्रेडिशनल रिटन फॉर्म वो ये है, इस तरह से लिखा जाएगा। एक सीक्रेट मैं आपको बताऊं कि कोई भी चाहे उर्दू, फारसी, कोई भी शब्द हो, ठीक है, अगर आप उसका ट्रेडिशनल मीनिंग जानना चाहते हैं कि इसमें से कौन सा है, मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म कौन सा है, ठीक है, किस तरह से इसका ओरिजिनल फॉर्म है लिखा जाने का, तो वो ये वाला है। जिसमें ज़्यादा मात्रा होगी उसी को समझ लीजिएगा कि ट्रेडिशनल है, ठीक है। और उसको बोल चाल के तौर पे उसको हम शॉर्ट बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे आई एम, तो अगर उसको कॉन्टेक्शन में बनाएंगे तो आई एम ऐसे बोलते हैं। इज़ नॉट को इजेंट बोला जाता है ना। आर नॉट को आंट बोला जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से इल्तजा, इल्तिजा मीनिंग क्या है, प्रार्थना, निवेदन, विनती, ये भी आपने सुना ही होगा। बर्क, ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल वर्ड आ गया फिर से। बर्क का मतलब होता है बिजली। मेरे रश के कमर वाले सॉन्ग में आपने सुना होगा, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, चोट दिल पे जो खाई मज़ा आ गया, ठीक है। तो उस बर्क का मतलब है बिजली। बिजली कौन सी, आसमान वाली बिजली। कैसी गिर गई कि बर्क सी गिर गई, जैसे आसमान वाली बिजली गिरती है वैसी हम पे गिर गई, बर्क सी गिर गई और काम ही कर गई, और गिरते ही क्या हुआ, काम भी कर गई, अपना वो असर भी दिखा गई। तो बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, चोट दिल पे जो खाई मज़ा आ गया। तो बर्क मतलब बिजली, ठीक है। इसके बाद आते हैं इब्तिदा। तो इब्तिदा का मतलब होता है प्रारंभ, आरंभ, बिगिनिंग कह सकते हैं, स्टार्ट कह सकते हैं, शुरुआत या शुभारंभ, ठीक है। शुभारंभ कह लीजिए, शुरुआत कह लीजिए, आरंभ कह लीजिए, प्रारंभ कह लीजिए, और उर्दू में इब्तिदा, ओके। इसके बाद आते हैं कारसाजी। तो कारसाजी भी थोड़ा रेयर वर्ड है। कारसाजी का मतलब होता है ईश्वर की माया। कारसाजी मतलब होता है ईश्वर की माया। ईश्वर की माया को एक वर्ड में हम कहना चाहें तो उर्दू में हम कह सकते हैं कारसाजी, ठीक है। देखिए, बाली, बालीन या फिर बाली, ठीक है, दोनों तरह से इसको कहा जाता है, दोनों तरह से इसका उच्चारण होता है। बालीन और बाली दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है सिरहाना या फिर तकिया, ठीक है। तो एक शायरी मुझे याद आ रहा है, मतलब एक गीत की लाइन है, गाने की लाइन, आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। ये वाला आपने सुना होगा, तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का सॉन्ग है ये। आप बैठे हैं बाली पे मेरे, ठीक है। तो अगर आप बाली पे बैठे हैं मतलब आप मेरे सिरहाने पे बैठे हैं, ठीक है, मतलब मैं आपकी गोद में अगर लेटा हूँ, ठीक है। सिरहाने पे बैठे हैं मतलब कि वो गोद में जैसे आपने रोमांटिक सीन टाइप्स देखा होगा मूवी में ना, पार्क में बैठे रहते हैं, गर्लफ्रेंड जो है मतलब जो उनका उसका जो लवर होता है वो उसकी गोद में सोया हुआ रहता है, ठीक है। तो वो वाला जो मोमेंट होता है, तो आप बैठे हैं बाली पे मेरे, मौत का जोर चलता नहीं है, मतलब अगर आप सिरहाने पे होते हैं, अगर मैं आपके गोद में सर रख के सोता हूँ तो फिर मौत का भी मुझे पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आप बैठे हैं बाली पे मेरे, तो मौत का भी जोर चलता नहीं है, मतलब मौत भी नहीं आ सकती मुझे, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं तो शिद्दत। शिद्दत आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी पढ़ा भी होगा। कहते हैं वो ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, ऐसा करके कुछ एक डायलॉग है। तो शिद्दत का मतलब होता है सख्ती, उग्रता, अधिकता या बल प्रयोग। मतलब अगर आप ठान लो, कुल मिला के बात यह है कि शिद्दत का मतलब होता है ठान लेना, मतलब आप एकदम सख्ती से चाहो उसको कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है, किसी भी हालत में चाहिए, एनी हाउ वाली जो सिचुएशन है, ठीक है। तो उग्रता कह लीजिए, अधिकता कह लीजिए, मतलब मुझे साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो वो शिद्दत है, ठीक। इसके बाद में बरहम।
तो बरहम भी थोड़ा सा रेयर वर्ड है। बरहम का मतलब होता है नाराज़, चकित या फिर क्रुद्ध। तो नाराज़ मतलब, नाराज़ अगर कोई है तो बरहम कहा जा सकता है। अगर शॉक्ड हो गया है वो आपके बिहेवियर से या भी आपके डीड से, तो भी आप चकित कह सकते हैं। ठीक है, बरहम मतलब चकित, बरहम मतलब नाराज। और क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब होता है भड़का हुआ। ठीक है, भड़का हुआ को एक शब्द में आप कह सकते हैं क्रुद्ध मतलब क्रोधित, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित, तो भड़का हुआ कह सकते हैं। तो भड़का हुआ मतलब होता है क्रुद्ध, या कुपित कह लीजिए, क्रुद्ध कह लीजिए, चकित कह लीजिए। ठीक है, नाराज, इन सब का मीनिंग जो होता है वो हम बरहम के रूप में यूज़ करते हैं। तो आज के लिए कुल मिला के इतने ही वर्ड्स थे। आई थिंक 11 के आसपास हैं वर्ड्स, 11 से थोड़े ज़्यादा ही हैं शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यस 16 वर्ड्स थे। तो आज हमने कुल मिला के इतने 16 वर्ड्स करीब देखे हमने उर्दू के। इसकी अगली वीडियोज़ में कुछ इंटरेस्टिंग सा ही टॉपिक लाऊंगा मैं। ठीक है, और ये जो है वर्ड मीनिंग का जो मतलब उर्दू वोकैब्स का सिलसिला है, ये चलता रहेगा। मैं और भी नए नए वर्ड्स छांट के लाऊंगा। ठीक है, जो भी ज़रूरी होंगे। आजकल जो चलन में है, ज़्यादातर जो गीतों के चलन में है, गीत के चलन में आजकल के जो ज़्यादा गाने के चलन में है, गाने के बोल में आप सुनते हैं, वो सारे उर्दू के शब्द या फिर ऐसे शब्द जो हिंदी के ही शब्द हैं, ठीक है, जिनका आजकल चलन ज़्यादा है, वो मैं छांट छांट कर चुन चुन कर लाऊंगा और आपको बताऊंगा उन सब के बारे में। और भी कोई एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं देखता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अब जो है वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे ट्विटर त्रिजमान चैनल पे। तो चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।